नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का अपना नया लेसन। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। दोस्तों, पृथ्वी अंदर से कैसी है, यह शुरू से ही एक रहस्य का विषय था और आज भी रहस्य बना हुआ है। पृथ्वी पर आज अगर कहीं पर भी कोई ड्रिल किया गया है तो वह अधिकतम 12 किलोमीटर ही है, जबकि पृथ्वी का जो केंद्र है वह 6,371 किलोमीटर है। यह इसकी तुलना में एक नगण्य है। फिर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपने शोध किए, सभी एक मत नहीं है। इसको पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के जो स्रोत है वो भी कई प्रकार के हैं, जिनमें से हम समझते हैं कभी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के स्रोत, यानी वे कौन से स्रोत हैं जिनसे हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इनको हम कई भागों में बांटते हैं। जैसे नंबर 1 प्राकृतिक स्रोत, नंबर 2 पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य, नंबर 3 उल्कापिंड, नंबर 4 अप्राकृतिक स्रोत। अब बात करते हैं हम प्राकृतिक स्रोतों की। कभी प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं जिनसे हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता चलता है। इनको हम दो कैटेगरी में रखते हैं, यानी दो भागों में बांटते हैं। नंबर 1 भूकंप, नंबर 2 ज्वालामुखी। नंबर 2 ज्वालामुखी। अब बात करते हैं हम भूकंप की। अभी भूकंप क्या है? भूकंप पृथ्वी के किसी भी हिस्से में होने वाले जो कंपन होता है तो वह क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। अब इस कंपन से क्या क्या चीजें होती है, यानी भूकंप सबसे पहले कहाँ उत्पन्न होगा, उसकी मतलब उसको महसूस कहाँ किया जाएगा, फिर जब ये उत्पन्न होगा तो क्या क्या परिणाम होंगे, कौन कौन सी लहरें उत्पन्न होगी। अब इन सारी चीजों को हम किस में अध्ययन करेंगे? भूकंप में। यहाँ केवल हम भूकंप और भूकंप से संबंधित जो लहरें होती है और उनके द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कैसे जाना जा सकता है, केवल उन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले कि भूकंप क्या होता है, वही कभी पृथ्वी में होने वाले या पृथ्वी के किसी भी भाग में होने वाला जो कंपन होता है वह भूकंप कहलाता है। अब बात करते हैं, इसी में कुछ शब्दार्थ आते हैं, जैसे सिस्मोलॉजी। अब सिस्मोलॉजी क्या चीज होती है? सिस्मोलॉजी का अर्थ होता है कभी वह विज्ञान जिसमें भूकंपों का
अध्ययन किया जाता है। यानी क्या चीज, सिस्मोलॉजी क्या होगी, कभी वह विज्ञान जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। यह तो होगी सिस्मोलॉजी की। अब इसी में आता है एक सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ यानी वह यंत्र जिसके द्वारा भूकंपों का अंकन किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, सिस्मोग्राफ। अब बात करते हैं कि भूकंप सबसे पहले उत्पन्न कहाँ होगा, कैसे होगा। मान लो कि ये धरातल है और ये पृथ्वी वाला हिस्सा है, यानी आंतरिक भाग वाला हिस्सा है। मान लो कोई भूकंप यहाँ उत्पन्न हो रहा है सबसे पहले, और ये उससे उत्पन्न होने वाली लहरें हैं। जहां सबसे पहले भूकंप उत्पन्न हो रहा है उसी को हम कहेंगे भूकंप मूल। क्या कहेंगे, भूकंप मूल या भूकंप केंद्र, या इसको अंग्रेजी में कहेंगे फॉक्स। क्या कहेंगे, फॉक्स। अब बात करते हैं कि भाई जब यह तो हो गया भूकंप उत्पन्न। अब यह भूकंप उत्पन्न होकर ठीक 90 डिग्री के ऊपर जब धरातल के ऊपर सबसे पहले महसूस होगा, यानी सबसे पहले जहां महसूस होता है उसको हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे भूकंप अधिकेंद्र। क्या कहेंगे, भूकंप अधिकेंद्र, या इसको अंग्रेजी में कहेंगे ईपी सेंटर। ईपी सेंटर, ईपी सेंटर यानी फॉक्स क्या हो जाएगा, कभी वह स्थान जहां सबसे पहले भूकंप उत्पन्न होता है वो तो क्या हो जाएगा, फॉक्स। फिर ईपी सेंटर क्या होगा, कभी जो फॉक्स है या भूकंप केंद्र है उसके ठीक 90 डिग्री पर धरातल के ऊपर सबसे पहले भूकंप या तरंगे जहां उत्पन्न होती है या महसूस की जाती है, उत्पन्न नहीं महसूस की जाती है, उसे हम क्या कहेंगे, अधिकेंद्र। क्या कहेंगे, अधिकेंद्र या ईपी सेंटर। अब बात करते हैं कभी जब भूकंप आता है तो 3 प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती है। अब ये 3 प्रकार की तरंगे कौन सी होगी, इन तरंगों में हम बात करते हैं 3 तरंगों की। कभी भूकंपीय लहरें या तरंगे। अब ये भूकंपीय लहरें और भूकंपीय तरंगे क्या होगी कि ये जब उत्पन्न होती है तो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, पी एस एल। कौन कौन सी, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, पी एस एल। पी का मतलब होता है प्राइमरी, प्राइमरी वेव, या इसको कहेंगे प्राथमिक तरंग। यानी सबसे पहले जो तरंग उत्पन्न होती है उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी वेव। प्राइमरी वेव यानी प्राथमिक तरंग। अब इसको अन्य किन के नामों से जानेंगे, कभी इन्हें हमें ध्वनि तरंग भी कहते हैं। अब ध्वनि तरंग क्यों कहते हैं, क्योंकि यह ध्वनि की तरह व्यवहार करती है। फिर दूसरा, कभी इन्हीं तरंगों को हम अनुदैर्ध्य तरंग भी कहेंगे। कौन सी तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग कहेंगे। फिर इसी पी की खास विशेषता क्या है कि भी यह लगभग 6 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से प्रवाहित होती है। फिर यह किन किन माध्यमों से, यानी पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है उन कौन कौन सी अवस्थाओं से गुजरती है, तो यह पदार्थ की जो तीनों अवस्थाएं होती है, ठोस, गैस व तरल, इन तीनों में से प्रवाहित होती है। फिर यह एकमात्र ऐसी तरंग है जो अपने उत्पत्ति स्थल से होते हुए केंद्र से पार होते हुए दूसरे सिरे तक पहुंचती है। यानी पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाली कौन सी तरंग होगी, तो कौन सी होगी, टी तरंग होगी। अब बात करते हैं हम एस तरंग की। कभी एस तरंग कौन सी होती है, एस का मतलब होता है सेकेंडरी वेव। कौन सी,
सेकेंडरी वेव। अब ये सेकेंडरी वेव, या इसको हम हिंदी में कहेंगे द्वितीयक तरंग या लहर, द्वितीयक तरंग। अब प्राइमरी वेव जो है वो ध्वनि तरंगों की तरह व्यवहार करती थी। सेकेंडरी जो तरंगे होती है वह प्रकाश की भांति व्यवहार करेगी, इसलिए इसको हम प्रकाश तरंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश तरंग भी कहते हैं। ये अनुप्रस्थ तरंग भी कहलाती है। फिर इसकी खास विशेषता है कि भी जैसे ही इसके मार्ग में कोई तरल भाग आता है तो यह लुप्त हो जाती है या अपना मार्ग बदल लेती है या बंद हो जाती है। तो यह केवल ठोस से गुजरती है। तरल में लुप्त या मुड़ जाती है। दोबारा बताते हैं, सेकेंडरी वेव, इन्हें द्वितीयक तरंग कहते हैं, इन्हें प्रकाश तरंग भी कहते हैं क्योंकि ये प्रकाश की भांति कार्य करती है या इसका व्यवहार होता है। फिर अनुप्रस्थ तरंग, कभी अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। फिर इन्हें हम मतलब इसकी खास विशेषता क्या होगी, कभी यह ठोस से गुजरती है, तरल में नहीं गुजरती, और जैसे ही तरल भाग आता है यह लुप्त हो जाती है। उदाहरणतः जैसे 2900 किलोमीटर की गहराई में जाती है तो यह क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है या अपना मार्ग बदल लेती है। कारण कि यहां कौन सा भाग आ जाता है, मेंटल वाला भाग आ जाता है। अब बात करते हैं आगे की। नंबर 3, एक चीज और बताता हूं, ये जो पी तरंग और एस तरंग है इनको हम बॉडी वेव भी कहते हैं। कौन सी? बॉडी वेव, या इनको शरीर तरंग या काय तरंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काय तरंग भी कहते हैं। अब बात करते हैं हम तीसरी तरंगों की। कौन सी तरंगों की? तीसरी, यानी एल तरंग को। अब एल तरंग कौन सी होगी? एल तरंग, यानी एल तरंग। एल को हम धरातलीय तरंग, धरातलीय तरंग, फिर इसकी जो खोज है वह रेली और लव ने की थी, इसलिए इसको रेली तरंग, वह लव तरंग भी कहते हैं। फिर यह जो धरातल है उसके सरफेस से होते हुए लंबी दूरी तय कर अपने लक्ष्य तक पहुंचती है, इसलिए इसे हम लंबी तरंग या लॉन्ग वेव भी कहते हैं। फिर यह सबसे मतलब इसकी जो गति है, गति सबसे कम, गति सबसे कम। अब गति सबसे कम है तो यह सबसे ज्यादा क्या होती है, हानिकारक होती है। सबसे ज्यादा क्या है, हानिकारक है। यानी सबसे ज्यादा जो हानि पहुंचाने वाली तरंग है वो कौन सी हो जाएगी, एल तरंग, या इसको हम धरातलीय तरंग भी कह सकते हैं, लंबी तरंग भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ये तो हो गए कौन से प्राकृतिक जो स्रोत है उसमें से केवल भूकंप। अब बात करते हैं ज्वालामुखी की। नंबर 2 कौन सा, ज्वालामुखी, या यूं कहें इसको हम ज्वालामुखी उद्गार भी कह सकते हैं, ज्वालामुखी उद्गार भी कहते हैं, उद्गार सही रहेगा। कभी जब ज्वालामुखी आती है तो अपने साथ कई प्रकार के तत्व या फिर जो धातु वगैरह है, गैस है, धूलकण है, मिट्टियां है, राख है, इन सब को लेके आती है बाहर।
तो उनके आधार पर माना जाता है कि भी कि पृथ्वी की आंतरिक भाग में या आंतरिक संरचना में इन इन पदार्थों का योगदान है। जैसे ज्वालामुखी निकलती है तो इसमें लावा, राख, जलवाष्प, धूल कण, कई प्रकार की गैसें। यह जो लावा होता है वह बहुत ही गर्म और तप्त होता है, यानी तरल होता है ये। अब माना जाता है कि जहां से ये आ रहा है वह भाग तरल अवस्था में है। तो इसके आधार पर हम इसको क्या कहेंगे कि अभी पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वह तरल अवस्था में है। लेकिन ये जो ज्वालामुखी उद्गार है यह हमें अधिक गहराई तक की जानकारी प्रदान नहीं करता है, क्योंकि यह लगभग 40 से 50 किलोमीटर के आसपास से ही इसका जो लावा है वो बाहर आता है। तो इससे ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। भूकंप जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं हम दूसरे की। दूसरा कौन सा था? पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। अब उन सिद्धांतों में जो मैंने पहले पढ़ा था कि भी इससे संबंधित पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत कौन कौन से थे। जैसे मानते हैं एक नंबर कभी लाप्लास का निहारिका परिकल्पना। अब लाप्लास इसमें निहारिका में इसको क्या मानता है? तरल मानता है। कैसे मानता है? तरल। फिर दूसरा आता है चेम्बरलेन व मोल्टन। अब चेम्बरलेन व मोल्टन इसको क्या मानता है? ठोस मानता है। कांट की जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है इसको कांट ने क्या कहा था? वायव्य राशि परिकल्पना। इसमें इसने गैसीय माना है। ये तो हो गया पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्यों के आधार पर। अब बात करते हैं उल्कापिंड की। कभी उल्कापिंड से हमें कैसी जानकारी प्राप्त होती है, कभी पृथ्वी कैसी है। अब जिस समय पृथ्वी का निर्माण हुआ था, दोबारा बताते हैं, कभी जिस समय पृथ्वी का निर्माण हुआ था उसी समय जिससे पृथ्वी का निर्माण था उसी पिंडों से उल्कापिंड भी अलग हुए थे। फिर जब ये उल्कापिंड धरातल पर आए तो इससे हम जानकारी हासिल कर सकते हैं कि भी पृथ्वी के आंतरिक भाग में कौन कौन से पदार्थ हैं। अब इससे कैसे जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि उल्कापिंडों का निर्माण भी कौन से पदार्थों से हुआ है, यानी उन्हीं पदार्थों से हुआ है जिससे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। अब बात करते हैं हम अप्राकृतिक स्रोत। अब अप्राकृतिक जो स्रोत है, अप्राकृतिक स्रोत, इनको हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला हो जाएगा तापमान, दूसरा हो जाएगा दबाव, तीसरा हो जाएगा घनत्व। अब सबसे पहले बढ़ते हैं तापमान को। तापमान से अर्थ है कि भी जो हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है, यानी कि जो तप प्राप्त हो रहा है उसे हम तापमान कहते हैं। अब जैसे जैसे हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाते हैं या धरातल से अंदर की ओर जाते हैं, वैसे वैसे प्रत्येक 32 मीटर पर, कितने मीटर पर? 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है वह बढ़ता है। क्या होता है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। कितनी गहराई पर? 32 मीटर की। अब माना जाता है कि भी पृथ्वी का जो केंद्र है 63-71 किलोमीटर, इस प्रकार अगर बढ़ता जाएगा तो यह तापमान कई लाख किलोमीटर में हो जाएगा। तो यहां तक कि किसी भी प्रकार का कोई जो यंत्र वगैरह वो नहीं पहुंच पाता है। अब 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है, लेकिन यह जो बढ़ने की दर है
वह सभी जगह पर समान नहीं है। क्या चीज है? सभी जगह पर समान नहीं है। उदाहरण के तौर पे देखें तो यह लगभग 100 किलोमीटर की 100 से 300 किलोमीटर 100 किलोमीटर की गहराई पर जाती है, तो यह 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ता है। फिर 100 से 300 किलोमीटर की गहराई पर जाते हैं तो इसकी जो दर है वह 2 डिग्री सेंटीग्रेड है। फिर 300 से अधिक यानी इससे अधिक गहराई पर जाते हैं तो इसके जो बढ़ने की जो दर है वह 1 डिग्री सेंटीग्रेड रह जाती है। अब इस आधार पर माना जाता है कि जैसे जैसे पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाते हैं वैसे वैसे तापमान की जो दर है या तापमान जो है वो बढ़ता जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट दबाव की। दबाव का अर्थ होता है प्रेशर, यानी किसी भी चीज के ऊपर कोई प्रेशर डाला जाता है उसे हम दबाव कहते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे हमारे अनाज के गोदामों में जो अनाज की बोरियां होती है वो एक के ऊपर एक ऐसे रखी जाती है। ऊपर वाली जो बोरी होती है उस पर यानी ऊपर वाली जो बोरी होती है उसका जो दबाव है वो कम है, लेकिन जैसे जैसे नीचे की ओर जाते हैं तो इस बोरी के ऊपर यह दबाव बढ़ता बढ़ता सर्वाधिक हो जाता है। अब इसी आधार पर माने तो शुरू में यानी पृथ्वी की शुरू वाली जो परतें होती है वहां तक तो जो दबाव बढ़ता है वह भार के कारण बढ़ता है। किसके कारण? भार के कारण बढ़ता है। लेकिन जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं यह जो दबाव है वह बढ़ने का कारण भार नहीं होता है। यानी उसका मुख्य कारण क्या है? कभी पृथ्वी की जो आंतरिक भाग है, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वहां पाए जाने वाले जो भारी पदार्थ है, क्या चीज? भारी पदार्थ या भारी तत्व है, उन तत्वों के कारण है ये। किसके कारण है? उन तत्वों के कारण। दोबारा बताते हैं दबाव यानी शुरू में तो भार के कारण बढ़ता है, लेकिन यह जो दबाव बढ़ने का जो कार्य है वह सभी जगह पर एक जैसा नहीं है, यानी इस भार के कारण नहीं है। आंतरिक भाग में जैसे जैसे जाएंगे वहां भार तो अधिक मिलेगा लेकिन दबाव तो अधिक मिलेगा, लेकिन भार के कारण न होकर क्या हो जाएगा, वहां पाए जाने वाले जो भारी तत्व होते हैं जैसे निकिल और फेरियस जो है उसके कारण है ये। अब बात करते हैं घनत्व में बात करते हैं कि शुरू में जो ऊपर की जो परतें होती है उसका जो घनत्व होता है कम होता है। फिर जैसे जैसे आंतरिक भाग में जाएंगे वैसे वैसे यह जो घनत्व है वो बढ़ता जाता है। शुरू की जो परतें होती है वहां का जो घनत्व है लगभग 2.7 होता है, और इसी प्रकार जैसे जैसे आंतरिक भाग में जाते हैं तो केंद्र का जो घनत्व है वह बढ़कर लगभग 11 से 14 के मध्य होता है। कितना होता है? 11 से 14 के मध्य होता है। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, कल शुरू करते हैं इसी के आगे का टॉपिक। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।